आज के मुख्य समाचार। समीर वानखेड़े पर संगीन आरोपों की जांच शुरू। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित, सैलरी रुकी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रविंदर पेगासस की जांच करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग धीरे धीरे चरम बिंदु तक पहुंचनी शुरू हो गई है। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे संगीन आरोपों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। जिस क्रूज ड्रग्स मामले की छानबीन अभी समीर वानखेड़े कर रहे हैं, इसी मामले के एक गवाह प्रभाकर सेल ने इल्जाम लगाया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के बदले में 25 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। प्रभाकर सेल ने पैसों के इस लेन देन में समीर वानखेड़े का नाम लेकर हड़कंप मचा दिया था, जिसके बाद अब एनसीबी की विजिलेंस टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बता दें कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए अपनी छानबीन शुरू कर दी है। एनसीबी ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। यह टीम बुधवार को दिल्ली से मुंबई पहुंची। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि 5 सदस्यों का दल दिल्ली से मुंबई पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इस टीम का गठन प्रभाकर सेल के आरोपों की सच्चाई पता करने के लिए किया गया है। एनसीबी कार्यालय से डॉक्यूमेंट्स और सभी रिकॉर्ड ले लिए गए हैं। इसके साथ ही गवाहों को भी बुला लिया गया है। हमने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और गवाहों के बयान जल्द ही जाएंगे। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि इस जांच में जिस भी गवाह की आवश्यकता होगी उसे बुलाया जाएगा, लेकिन मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व पुलिस कमिश्नर का वेतन रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार भगोड़े आईपीएस अधिकारी को अब सैलरी नहीं देगी। परमवीर सिंह एंटीलिया प्रकरण में आरोप लगने के बाद मुंबई के बाहर छुट्टी पर चले गए थे और अब तक उनका कोई पता नहीं है। परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। गौरतलब है कि एंटीलिया विस्फोटक मामले में कथित तौर पर चूक के आरोपी परमवीर सिंह के जांच की कार्रवाई भी गृह विभाग ने शुरू कर दी है। उनके लापता होने के बाद विभाग ने उन्हें सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब विभाग ने परमवीर सिंह के लापता होने के बाद उनको भगोड़ा घोषित करने की तैयारी भी शुरू कर दी है और इसके लिए जरूरी सुझाव भी लिए जा रहे हैं। बता दें कि परमवीर सिंह के मई 2021 से लापता होने के बाद पहले ही उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव दिया गया था। गृह विभाग ने उनके खिलाफ एंटीलिया विस्फोटक मामले में हुई सुरक्षा में चूक के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस जासूसी केस की जांच 3 सदस्यीय समिति करेगी। पेगासस जांच के लिए बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे। इस बीच पेगासस मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल मुख्यमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, भाजपा के मंत्रियों सहित अन्य के खिलाफ किया गया था। क्या पीएम और एचएम पेगासस के इस्तेमाल से डेटा प्राप्त कर रहे थे? अगर चुनाव आयोग, सीईसी और विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग का डेटा पीएम के पास जा रहा है तो यह एक आपराधिक कृत्य है। पेगासस ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को कुचलने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पेगासस मामले देश के लोकतंत्र पर हमला है। संसद में हमले 3 सवाल उठाए थे। पेगासस को किसने खरीदा, किस किस के फोन टैप किए गए और किन किन पर इस मालवेयर का इस्तेमाल हुआ। पेगासस को लेकर एक लिस्ट भी सामने आई थी जिसमें चीफ जस्टिस, पूर्व प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, भाजपा नेताओं व कई विपक्षी नेताओं की जासूसी पेगासस से की गई थी। राहुल ने आगे कहा कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे की जांच स्वीकार कर ली है। हम संसद में फिर इस मुद्दे को उठाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि संसद में इस पर बहस हो। हालांकि मेरा यकीन है कि बीजेपी इस बहस को पसंद नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग धीरे धीरे अब उस चरम बिंदु तक पहुंचनी शुरू हो गई है जहां से किसी राजनीतिक कदम का विश्लेषण कर पाना भी दुरूर हो जाता है।
पल दर पल और मिनट दर मिनट बदलते रहे राजनीतिक हालात के बीच कहां से बाजी पलट जाए या कहां से नेता पलट जाए, कोई इस बात का आकलन नहीं कर सकता। 2022 विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी यूपी की राजनीति पर अनिश्चितता वाले यह एक एक शब्द सत्य साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में स्थितियां जितनी चुनौतीपूर्ण सत्ता पक्ष के लिए सत्ता में वापसी की है, उससे कहीं ज्यादा कठिन हालात विपक्ष की है। चुनाव से पहले सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने की बीजेपी और समूचे विपक्ष की जंग फिलहाल सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक दूसरे के पाले में सेंध की इन तमाम कोशिशों में कभी कोई किसी के नहले पर दहला मारता है, तो कभी कोई तुरूप के पत्ते से समीकरणों की बाजी अपने पक्ष में कर रहा है। समीकरण साधने के इस युद्ध में एक बात तय है कि बीजेपी की कोशिश जहां विकास योजनाओं और सामाजिक समीकरणों को अपने हिंदुत्व के साथ सहेज कर जनता के बीच जाने की है, उसकी कोशिश यह भी है कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट ना हो, अपनी तरफ से पूरी ताकत से लड़े। जाहिर है कि हर दिल की महत्वाकांक्षा और अपने लोग हैं, जिससे वह सत्ता में अपनी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करना चाहते हैं। विपक्षी दलों की यह होड़ जाहिर तौर पर बीजेपी के मुफीद है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले यह एक चुनौती इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि अखिलेश यादव मजबूती के साथ कमल के सामने कमान थाम कर खड़े हुए थे। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या बदल गया कि चुनौती बड़ी हो गई? यही हम आपको आज रात की बात में बताने जा रहे हैं। राज की बात यह है कि यूपी में विपक्ष का हर सुरमा इस समय टेंशन में है। कोई गठबंधन को लेकर टेंशन में है, कोई बागियों से टेंशन में है, कोई दूसरे दलों की बिसात से टेंशन में है, तो किसी को ये टेंशन खाई जा रही है कि खुद का जनाधार वोट काटने वाली सियासत और सुरमाओं से कैसे बचा जा सके। जी हाँ, यही वो राज की बात है जो यूपी चुनाव के पूरे समीकरण और सियासत को झंझोर रही है। राज की बात यह है कि वर्तमान में जो समीकरण बदले हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता से बदले हैं। कुछ दिनों पहले तक अखिलेश विपक्षी पटल पर छाए हुए थे, लेकिन प्रियंका आई, लखीमपुर पर भिड़ी, आगरा पर भिड़ी, महिलाओं के लोक लुभावने वादे किए और सपा के नेता का थोड़ा स्पेस अपने पाले में खींच लाई। और विपक्ष जब भी मजबूती के साथ कई धुरियों में बढ़ता है तो फिर उसका सीधा फायदा मिलता है सत्ताधारी दल को। और यही वजह है कि अंदर खाने में सुगबुगाहट इस बात की भी है कि यूपी में हो रही है कि प्रियंका को सरकार ने जानबूझकर माहौल लूटने दिया ताकि अखिलेश एकमात्र चेहरा विपक्ष के सूबे में ना रह जाए। तो पहला मसला तो यूपी की सियासत में विपक्ष का नेता बनने का हो गया है। ये स्पष्ट है कि अखिलेश जैसी जमीन भले ही प्रियंका नहीं बना पाई है, लेकिन लाइमलाइट में तो आ ही गई है और अखिलेश के कुछ वोट काटने पर भी जमीन तो तैयार हो ही गई है। ये राजनीति का एक पक्ष दूसरे पक्ष में जाए तो टेंशन गठबंधन पर फंसी हुई है। सपा की कोशिश है कि छोटे दलों को साथ कर छोटी छोटी जातियों के वोट बैंक को साधा जाए। अखिलेश इसमें सफल भी हैं और इतने सफल कि बीजेपी के खेमे में जाते जाते ओपी राजभर को अपने पाले में खींच लाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तमाम सुरमा भी अखिलेश के साथ हैं या फिर साइकिल की सवारी करने को आतुर हैं। राज की बात यह है कि कांग्रेस भी इस कोशिश में लगी है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। हालांकि अखिलेश इस मामले पर कोई संकेत नहीं दे रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस की टेंशन अकेले चुनाव में उतरने के डर से बढ़ी हुई है। राज की बात यह भी है कि कांग्रेस ने बसपा को यहां तक ऑफर किया है कि जिन सीटों पर सपा तीसरे या चौथे नंबर पर रही है वो सीटें गठबंधन करके कांग्रेस को दे दे। लेकिन एक बार कांग्रेस से गठबंधन करके गच्चा खा चुके अखिलेश दोबारा इसमें जाना चाहते हैं या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। लिहाजा कांग्रेस सियासी परेशानी में फंसी हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये टेंशन केवल कांग्रेस को ही है, टेंशन में सपा और सपा अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश के सियासी टेंशन की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। राज की बात यह है कि सपा ये मानकर चल रही है कि रालोद से उनका सैद्धांतिक गठबंधन है, वो मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक राज की बात और भी है। राज की बात यह है कि जयंत चौधरी सस्ता सौदा करना नहीं चाहते और अखिलेश गठबंधन के समझौते में किसी को ज्यादा सीट देना नहीं चाहते। लिहाजा इन्हीं हालात के बीच एक और राज की बात सामने आई। बीते दिनों रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी के एक शीर्ष नेता के साथ मुलाकात कर और इस खबर के बाद अखिलेश की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि पश्चिमी यूपी में रालोद के सहयोग से बीजेपी को कमजोरी के चरम तक पहुंचाया जा सकता है। और अगर उसी रालोद के समीकरण बीजेपी के साथ बैठने शुरू हो गए तो फिर पूर्वांचल से ज्यादा पश्चिम से आस लगाए बैठे नेता का विचलित हो जाना स्वाभाविक है।
ये बात तो हुई पार्टी और उसके नेता के समीकरण के बिगड़ने की आशंका की, लेकिन केवल पार्टी ही नहीं बल्कि रालोद अध्यक्ष के बीजेपी के शीर्ष नेता की मुलाकात से विपक्ष और बिगड़ता नजर आने लगा। पूर्वांचल में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, तो गठबंधन नहीं हो पा रहा और पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद बीजेपी को झटका दे सकते हैं। तो अब उस संभावना में बीजेपी की सेंध लगती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच पश्चिम में प्रभाव रखने वाले दो नेताओं का कांग्रेस से तौबा कर लेना भी एक झटके का सबब प्रियंका के लिए बन गया है। तो राज की बात यह है कि सत्ताधारी बीजेपी तो सधे अंदाज में अपने प्लान पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत होने के बजाय कमजोर होता चला जा रहा है। अभी हवाई जहाज पर शुक्रवार को प्रियंका और अखिलेश की मुलाकात और इससे पहले फोन पर वार्तालाप गुल खाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वैसे राज की बात यह है कि नवंबर के मध्य तक गठबंधन या रणनीतिक तरीके से उम्मीदवार बीजेपी के सामने खड़े करने पर बड़ा धमाका विपक्ष की तरफ से हो सकता है। हालांकि चुनाव में उतरने से पहले वाली सियासी तस्वीर तैयार हो गई है। ये भी नहीं कहा जा सकता, जिस तरह से तेजी के साथ समीकरण बदल रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवंबर के आखिरी तक ही ये तय हो पाएगा कि चक्रव्यूह का स्वरूप क्या होगा और लड़ाई किस अंदाज में लड़ी जाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि सियासी शह मात के इस खेल में अभी बहुत दिलचस्प मोड़ बाकी है और वक्त के साथ ही ये तस्वीर साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।